नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय सिंह आपका जीएस ट्यूब में स्वागत करता हूं। और हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे थे। इसी क्रम को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे आज। लेकिन ये उससे पहले थोड़ा सा परिचय। मैं निर्भय सिंह पिछले 7 वर्षों से आपको सिविल सेवा प्रतियोगियों को मार्गदर्शन करता आ रहा हूँ। और इसी क्रम में भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और वैकल्पिक विषय इतिहास का भी अध्यापन करा रहा हूँ। और ये ब्लॉग का लिंक है। जिसका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो इतिहास, उसको जरूर देख लीजिए एक बार, महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और स्टेट पीसीएस में भी जो आपको चौंकाने वाले प्रश्न हैं, जो फैक्ट हैं, वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं। ठीक है, तो जरूर देख लीजिए एक बार। ये टेलीग्राम लिंक है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज हम लोग पहुँच चुके हैं मौलिक कर्तव्य पर। इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के अलावा जो कोर पार्ट है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। कि भाग 1 हम लोग पढ़ चुके संघ उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 पढ़ चुके नागरिकता, भाग 3 पढ़ चुके मौलिक अधिकार, भाग 4 पढ़ चुके निर्देशक तत्व। आज हम लोग पढ़ेंगे 4 का या 4A, जो भी आप कह लें, दोनों में से दोनों ही सही है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का या इंपॉर्टेंट है, याद कीजिएगा, रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। अनुच्छेद 51 का याद रखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में खूब पूछा जाता है। हाँ, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है, तो ये हम लोगों ने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं जापान भी लिखा है, लेकिन जापान सही उत्तर नहीं है। ठीक है, तो हमने लोगों ने जो ये लिया है वो सोवियत संघ से लिया है। अगर आपको कहीं जापान मिलता है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत बताया, मैंने गलत नहीं बताया, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। इनकी जो प्रारंभ में संख्या थी वो 10 थी, इसीलिए लिखा है मूल संख्या। जब वो अमेंडमेंट किया गया 42वें संविधान संशोधन, तब प्रारंभ में 10 थे, एक उसमें बाद में जोड़ा गया, तो वर्तमान संख्या 11 है। ये याद, ये फैक्ट पांचों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से इसको जोड़ा गया है। प्रारंभ में ये नहीं था संविधान के अंदर। तो कथन 1, मौलिक कर्तव्य की चर्चा प्रारंभ में संविधान में नहीं थी। कथन 2, इसे 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा, दोनों ही कथन सही होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, इसलिए ये संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। और किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर मैं दोहरा देता हूँ एक बार। ये और ये जो 5 टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताई हैं, प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे 10 में से 8 बार, अगर इस चैप्टर से अगर प्रश्न बने हैं तो इसी फैक्ट से बने हैं जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये सब, ये 5 ये और 2 यहाँ पर ये। ठीक है, ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा मत कीजिएगा कि बैठ कर रटने बैठ जाइएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चूंकि सामान्य सी बात है, सामान्य शिष्टाचार की बात है, सामान्य नागरिक कर्तव्यों की बात है, तो एक बार 2 बार आप रीडिंग कर लेंगे तो आपको याद ही रहेगा। जैसे कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। अब इसमें बताइए याद रखने वाली क्या बात है। हाँ, संविधान को आदर करने की बात मौलिक कर्तव्य में की गई है, ये आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगी बात। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उसका पालन करें। ठीक है, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, मतलब टूटने ना दें, खंडित होने ना दें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें। मतलब देश की सेवा के लिए, अब इसमें बताइए, याद रखने वाली तो कोई चीज़ है नहीं। ये तो एक मौलिक कर्तव्य टाइप का हो गया, मतलब नैतिक कर्तव्य कि हमें तो करना ही करना है, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। और यही वो कारण है कि इस प्रारंभ में से संविधान में नहीं जोड़ा गया। ठीक है, लेकिन बाद में जरूरत समझी गई। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऊपर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विपरीत हो। देखिए,
कोई भी देश की एकता और अखंडता तभी सुनिश्चित रह सकती है जब उसमें आंतरिक कोई फूट ना हो, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, वर्ग के आधार पर। और वह कोई भी समाज तभी तरक्की कर सकता है जब वो स्त्रियों को भी समान दर्जा दे, अपने बराबर का समझे। आप आधी आबादी को हाशिए पर रखकर कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सभी के लिए है। एक घर के लिए भी मैं कह रहा हूँ, एक समाज के लिए भी कह रहा हूँ, एक देश के लिए भी कह रहा हूँ और दुनिया के लिए भी कह रहा हूँ। ठीक है। हमारी सांस्कृतिक पद्धति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। सांस्कृतिक मतलब जो इसमें समरस है, उसकी गौरवशाली परंपरा, उसका उसके महत्व को समझें और उसका परिरक्षण करें, उसकी रक्षा करें। प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव की रक्षा करें, उसको बढ़ाने का प्रयास करें और प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। आपको मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस एक उदाहरण दूंगा। आप में से जो भी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर समझ जाएंगे। अभी हाल ही में एक यूट्यूबर साहब थे, उन्होंने जानवर के साथ थोड़ा सा अच्छा व्यवहार नहीं किया और आप देखिए उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाएं, मानववाद को अपनाएं, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना को विकसित करें। मतलब आपका दृष्टिकोण कैसा हो? वैज्ञानिक। ऐसा नहीं कि वैक्सीन लगवाने की जब बात हो तो आप उल्टे सीधी दिमाग में ले आए कि ये हो जा रहा है, वो सुनने में आ रहा था, वो हो जा रहा है कि सुनने में आ रहा है ये। अरे नहीं भाई, एक वैज्ञानिक तरीका है, उस वैज्ञानिक तरीके पे चलिए। ठीक है। बाकी अगर आप कोरोना से डर रहे हैं तो सुई से कैसा डरना? जब कोरोना से डर के रह सकते हैं तो सुई से कोई मतलब ही नहीं है वैक्सीन से डरने का। ठीक है। हालांकि समाज है हमारा, समाज की यही क्या कहें कि खूबसूरती है, विविधता है, हर तरीके के लोग पाए जाते हैं यहाँ पर। तो मानववाद का करें। मानववाद का मतलब मानव, सभी मानव बराबर हैं, मानव के अधिकारों की रक्षा करें, एक दूसरे को मानव समझें, हीन मत नहीं समझें कि हम अमीर हैं वो गरीब है, उसका उसका जीने का कोई हक नहीं है। इस तरीके से की चीज़ों को थोड़ा सा नहीं अपनाना है। हमको इन सबसे ऊपर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है, ज्ञान के लिए हमेशा तत्पर रहना है, सुधार, हमेशा अपने आप को सुधार करते रहना है। कुछ लोग होते हैं कि बस ग्रेजुएशन कर ली तो सोचते हैं ओहो अब तो बस सब कुछ कर लिया। ग्रेजुएशन छोड़िए, इंटरमीडिएट के बाद सोचने लगते हैं कि अरे अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, अब तो बस बहुत कुछ कर लिया। लेकिन नहीं, वो सुधार की भावना आदमी सीखता है, जिंदगी भर सीखता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। हाँ, ऐसा नहीं हो कि आप सरकार से नाराज हों तो रेलवे की पटरी उखाड़ दें, रेलवे को आग लगा दें, बस को आग लगा दें, सड़क को तोड़ दें, पुल को तोड़ दें। ऐसा नहीं करें। ठीक है। यह आपका नैतिक कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों को सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र बढ़ती हुई उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। तो मतलब आपकी व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि ऐसी हो जो राष्ट्र को आगे बढ़ाए, ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करे। ये अमेंडमेंट से जोड़ा गया है बाद में, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता व संरक्षक उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मैंने आपसे कहा था कि आप ये वाला अमेंडमेंट आपको 3 जगह पढ़ना है। एक आपने 21A में पढ़ा था, एक आपने 45 में पढ़ा, एक आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं 11वें पॉइंट में, 51 का 11वां बिंदु। एक यहाँ पर पढ़ाई को बच्चों का अधिकार बताया गया, यहाँ पढ़ाई को राज्य का कर्तव्य बताया गया और यहाँ पढ़ाई को माता पिता का कर्तव्य बताया गया। जैसा कि मैं मौलिक अधिकार जब से पढ़ा रहा हूँ, मौलिक अधिकार नीति शिक्षा तब से मैं लगातार कह रहा हूँ कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ठीक है। अब वही आते हैं विशिष्ट खंड पर कि मौलिक कर्तव्यों की जो है विशिष्टताएं क्या हैं। तो भाई देखिए, कुछ मूल कर्तव्य जो है वो नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक जैसे कि हम संविधान की अपना सम्मान करें, ये तो नागरिक कर्तव्य हो गया। नैतिक कर्तव्य क्या है कि हिंसा से दूर रहें, ये नैतिक कर्तव्य है, हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें, ये नैतिक दायित्व है। महिलाओं का सम्मान करें, ये नैतिक दायित्व है। इसमें नागरिक वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो नैतिक दायित्व है आपका। महिला का सम्मान कीजिए, आप अपना सुधार कीजिए, तो नैतिक दायित्व है, इसमें नागरिक वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है। तो यही कहा जा रहा है विशेषताओं में कि कुछ मौलिक कर्तव्य नैतिक हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। कुछ मौलिक अधिकार सभी लोगों के लिए हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। मौलिक अधिकार लिखा है भाग 3 में, मैंने आपको बताया है 15, 16, 19, 29 और 30।
नागरिक के लिए हैं, बाकी सभी मानव के लिए हैं। लेकिन यहाँ जब मौलिक कर्तव्य की बात होगी तो ये सभी मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए हैं, ये सभी के लिए नहीं, ये सिर्फ नागरिकों के लिए। मूल कर्तव्य न्यायोचित प्रकृति के नहीं है। न्यायोचित प्रकृति के नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मूल कर्तव्यों को भाई नागरिक को इस आधार पर कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता कि उसने मौलिक कर्तव्य अपने नहीं निभाए, तो ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं है। हाँ, संसद चाहे तो कानून बनाकर इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। मतलब हम और आप इस बात के लिए नहीं है कि नागरिक कर्तव्य आपने नहीं निभाए, चलिए अब आप मुकदमे का सामना कीजिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, संसद चाहे तो किसी मामले पर कोई कानून बनाना चाहती तो बना सकती है, उसको ये प्राधिकार प्राप्त है। आते हैं उस खंड पर जिसे मैं कहता हूँ आओ सखी चुगली करें। तो चलिए आलोचना भी कर लेते हैं, क्योंकि आलोचना तो परम कर्तव्य हमारा आपका है ना। चलिए, तो मूल कर्तव्य की सूची को अपूर्ण माना जाता है। माना जाता है अपूर्ण क्यों? क्योंकि इसमें कहा जाता है कि कर अदायगी नहीं है। अगर आप नागरिक हैं तो अपनी जिम्मेदारी को समझिए, टैक्स अदायगी होनी चाहिए, दिया नहीं है। मतदान करने चाहिए, क्यों ठेलना पड़ता है, क्यों कहना पड़ता है, क्यों सरकारों को इतना पैसा खर्च करना पड़ता है कि भाई जाओ चुनाव है अपना वोट दे करके आओ। हाँ, ऐसा क्यों करना पड़ता है? तो ये भी शामिल नहीं किया। परिवार नियोजन को भी मौलिक कर्तव्य में शामिल नहीं किया गया। भाई बच्चे आप पैदा करोगे और उनको भूख मिटाने की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दोगे, इसका क्या मतलब है? तो ये भी कर्तव्य में डाला जाना चाहिए। मतलब भले आदमी को जिम्मेदारी का एहसास तुरंत नहीं होगा। जैसे कि देखिए, मतदान का आप देखेंगे पिछले 10 सालों में काफ़ी असर पड़ा है। पिछले 10 सालों में वोटिंग में काफ़ी असर पड़ा है। तो हालांकि अगर मतदान को भी पहले से जोड़ते तो हो सकता है इतना फर्क न भले ना पाता, लेकिन आज एक समय आ गया ना जहां मतदान को लोग जरूरी समझते लगे हैं। ऐसे ही परिवार नियोजन को अगर शुरुआत से मौलिक कर्तव्य की लिस्ट में होता तो एक समय तो कभी आता कि आदमी सोचता कि नहीं ये भी जरूरी चीज़ है। ठीक है, तो इस आधार पर मौलिक कर्तव्यों की आलोचना होती है। इसके अलावा जो कर्तव्य हैं वो अस्पष्ट हैं, बहुअर्थी हैं और आम नागरिक की समझ के बाहर हैं। वही मैंने कहा ना, मैं क्यों कहता हूँ आओ सखी चुगली करें, इसीलिए क्योंकि आपको अस्पष्टता मुझे बतानी है, तो मैं उदाहरण दिखा भी देता हूँ। जहाँ पे लिखा है स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों, किस उच्च आदर्श की बात की गई है? क्या आप लिस्टिंग कर सकते हैं? नहीं, आप लिस्टिंग नहीं कर सकते। किस आदर्श को उच्च यहाँ माना जा रहा है आपको पता चल गया? नहीं। आप हम में से सभी इसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करते हैं, इसकी व्याख्या अपने हिसाब से करते हैं। ये किस आदर्श की बात कर रहा है किसी को नहीं पता। गांधीवादी आदर्श की बात कर रहा है कि समाजवादी आदर्श की बात कर रहा है, ये क्रांतिकारी आदर्शों की बात कर रहा है, किस आदर्श की बात कर रहा है ये? ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है सामसिक पद्धति की गौरवशाली परंपरा। ये कौन सी परंपरा की बात कर रहा है, ये भी क्लियर नहीं होता है। तो यही कहा जा रहा है कि इसकी आलोचना इस आधार पर होती है कि ये भैया अस्पष्ट भी हैं, एक से अधिक अर्थ देते हैं, इसीलिए आम नागरिक की समझ के बाहर है। आलोचना इस पर भी होती है। इसे कोर्ट द्वारा नागरिकों के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, तो भाई इसे क्यों नैतिक आदेश माना जाता है? जैसे कि आपको घर में सिखाया जाता है या स्कूल में सिखाया जाता है हमेशा सच बोलना चाहिए, तो लेकिन ये हमेशा सिखाया गया, छोटे पे से सिखाया गया सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, उचित को ही धारण करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी तक आप सीख पाए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ही क्यों, आपको मतलब जब मैं आपको कहता हूं तो इसका मतलब मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं। क्या उचित को ही हम धारण कर पाए? अनुचित को धारण हमने नहीं किया, कभी नहीं किया है। लेकिन क्या है ना कि उसका कोई भार हम पे नहीं है। तो ये सिर्फ नैतिक आदेश है। मौलिक कर्तव्य जो है वो नैतिक आदेश है, मानो या ना मानो या आदमी की मर्जी पे है। क्यों? क्योंकि ये इसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। न्यायालय में किसी नागरिक को क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ठीक, मूल कर्तव्य की आलोचना इस आधार पर भी होती है कि इसे भाग 4 में रखा गया है। देखिए, अभी ये सबसे गंभीर, मेरी निगाह में सबसे गंभीर है आलोचना। ये मूल कर्तव्य की आलोचना इस आधार पर होती है इसे भाग 4 में रखा गया है। इससे मूल कर्तव्य का मूल्य और महत्व कम हो जाता है, जबकि इसे भाग 3 से मौलिक अधिकार से संलग्न किया जाना चाहिए था। क्या कह रहा है ये
पॉइंट, ये सबसे मुझे अच्छा लगता है आलोचना में। देखिए, मैंने आपसे कहा शुरुआत से कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के कहें कि पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो जहां आपने इसको भाग 4 का किया है, भाग 3 का कर देते ना, कितना अच्छा लगता। इसकी जगह ये होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जहां पर आपको मौलिक अधिकार बताए जा रहे हैं, वहीं पर आपको मौलिक कर्तव्य बताए जाने चाहिए। तो कहीं ना, जब हमने 4 पे का में जोड़ा है, तो जाहिर सी बात है इसको एक वो महत्व नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए, जो दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो भाग 3 और 3 का होना चाहिए था, ना कि 4 का। इस आधार पर भी आलोचना होती है, इसलिए लिखा गया ना कि भाग 4 के साथ रखा गया है, फिर इसका महत्व और मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, इतनी आलोचना के बाद ऐसा भी नहीं है कि फालतू का लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है, कुछ महत्व तो है ही। तो क्या महत्व? देखिए, ये नागरिकों को अनुशासन और प्रतिबद्धता के स्रोत के रूप में देखा जाना चाहिए। मतलब नागरिक को चाहिए कि इसे अनुशासन और प्रतिबद्धता के स्रोत के रूप में देखें, उससे सीखें। मूल्य कर्तव्य राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों के प्रति सचेत करते हैं, सचेतक हैं ये, सचेतक। व्हीप, व्हीप एक एक्चुअली में संसदीय टर्म है, लेकिन यहाँ पर इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि आप याद रखें, ये हमारे आपके लिए व्हीप है। हाँ, सचेतक। मूल कर्तव्य एक ऐसे सचेतक के रूप में है जो हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करते समय याद रखने चाहिए। हाँ, ये ऐसे सचेतक, देखिए, तो राष्ट्र विरोधी ना हो, समाज विरोधी ना हो, इसके लिए सचेत करता है। दूसरा, जब हम अपने अधिकारों को उपभोग कर रहे हो, अधिकारों को जब स्वीकार कर रहे हो, उतने समय हम अपने कर्तव्यों से भी परिचित रहें। मतलब जब हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें भी याद रहो भाई हमको टैक्स भी देना है। हालांकि मौलिक कर्तव्य में टैक्स नहीं है, लेकिन एक बात समझा रहा हूँ आपको, हमें टैक्स भी देना है। टैक्स अगर नहीं भी देते हैं कोई बात नहीं, कम से कम रेलवे का जो मग्गा है वो तो ना घर ले आए, रेलवे की जो टोटी है वो तो ना घर घर ले आए। कोई वहाँ चादर मिली है ऐसी, उसमें तो चादर तो ना उठा रहे हैं, बर्तन तो ना ले आए। कम से कम ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो यही कहा गया कि ये सचेतक के रूप में हमें हमारे सामने मौलिक कर्तव्य दिखाई पड़ते हैं, यही महत्व है इनका। ठीक है, तो बहुत छोटा सा पार्ट था, कंप्लीट हुआ आपका। अब हम लोग राष्ट्रपति में प्रवेश करेंगे, भाग 5 में। और अब आपको समझा दूं कि पॉलिटी का एक बहुत कठिन हिस्सा जो होता है वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। आगे के हिस्से ना तो उतने कठिन हैं, ना उसमें उतनी समस्या है। और आगे के हिस्से कभी ना कभी आपने किसी न किसी क्लास में कुछ ना कुछ तो पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा तो आम जनजीवन में भी, न्यूज़पेपर में काफ़ी कुछ छपता है, तो जानते ही होंगे। खैर, उसको भी मैं ऐसे ही जैसे मैंने डीप में पढ़ा है वैसे ही डीप में पढ़ाऊँगा। लेकिन हाँ, खुशी की बात यह है कि जो सबसे कठिन पार्ट होता है पॉलिटी का, वो आपने आज ख़त्म कर लिया, मौलिक अधिकार, नीतिशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के रूप में, जिसमें मैंने आपको उसकी आलोचना, उसकी उपयोगिता और महत्व भी बताया है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, और ये ब्लॉग का लिंक है, ज़रूर एक बार घूम आइए इस पर। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में।